हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं उमेश कुमार राय, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, इंटर कॉलेज सोहल गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके क्लास 12th की केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर दैनिक जीवन में रसायन पर चर्चा करेंगे। दैनिक जीवन में रसायन। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि बोर्ड के द्वारा 3 अंक इस चैप्टर के लिए निर्धारित है। इस चैप्टर का अध्ययन हम 3 पार्ट में करेंगे। इसमें औषधि के क्षेत्र में रसायन, खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन, और तीसरा अपमार्जक। औषधि के क्षेत्र में रसायन, केमिस्ट्री इन मेडिसिन फील्ड। इसके अंतर्गत हम विभिन्न औषधियों में जो रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उसका कहाँ यूज है, किस रोग के निदान में उसका उपयोग किया जाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में रसायन, इसके अंतर्गत हम विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रिजर्वेशन के लिए जो रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अपमार्जक के अंतर्गत साबुन और डिटर्जेंट आएगा कि हम साबुन का निर्माण कैसे करेंगे, डिटर्जेंट कैसे बनेगा, उसका कैसे निर्मलन क्रिया होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसका पहला टॉपिक औषधि के क्षेत्र में रसायन पर चर्चा करेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक पदार्थों का उपयोग रोगों के उपचार के लिए करते हैं, उस क्षेत्र को रसायन चिकित्सा कहते हैं। रसायन चिकित्सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत औषधि और ड्रग्स की बात आएगी। औषधि या ड्रग्स, मेडिसिन और ड्रग्स। मेडिसिन्स और ड्रग्स। इसमें मेडिसिन ऐसा प्राकृतिक अथवा संश्लेषित पदार्थ जिसका उपयोग हम रोगों के निदान, निवारण व उपचार में करते हैं, उसको औषधि या ड्रग्स कहा जाता है। ऐसा प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग हम रोगों के निदान, निवारण व उपचार में करते हैं, उसको हम औषधि या ड्रग्स कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, औषधि व ड्रग्स हमारे शरीर में जाकर के जिन जैव अणुओं से क्रिया करता है
जिन जैव अणुओं, कौन से जैव अणु? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसमें आपका न्यूक्लिक अम्ल, इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इसके ऊपर अटैक करता है, इसको ड्रग लक्ष्य बोला जाता है या औषधि लक्ष्य बोला जाता है। औषधि लक्ष्य या ड्रग टारगेट इसको बोलते हैं। इसमें औषधि और ड्रग्स हमारे शरीर में जाकर के विभिन्न जैव अणु, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करता है, इसको ड्रग लक्ष्य बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठना चाहिए या उठ रहा होगा कि ये मेडिसिन और ड्रग्स क्या एक ही चीज है? इसमें कुछ अंतर भी है। हम अक्सर किताबों में, मैगजीनों में या टीवी समाचारों में सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति इतने ड्रग के साथ पकड़ा गया। तो क्या ड्रग्स कुछ गैर कानूनी भी है क्या? तो हम ऐसा देखें, मेडिसिन और ड्रग्स, इन दोनों में इनके रासायनिक संगठन में या इसके कार्य में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन सामाजिक व कानूनी रूप से दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? तो इसमें मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है। मेडिसिन का व्यक्ति आदी नहीं होता, आदी यानी कि एडिक्ट व्यक्ति नहीं होता, और ड्रग्स का व्यक्ति आदी हो जाता है। औषधि एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पैरासीटामॉल है, एस्प्रिन है, पेनिसिलिन है। इसके एग्जाम्पल में आप अफीम, मॉर्फिन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि बुखार अगर उसको आ रहा है, वो पैरासीटामॉल खा रहा है, तो बुखार ठीक होने के बाद भी वो पैरासीटामॉल का यूज करता रहा, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें लेकिन कोई व्यक्ति अफीम या मॉर्फिन का अगर प्रयोग कर रहा है, तो उसको रोग के समाप्त होने के बाद भी उसको खाने की चेष्टा करता है, यानी कि व्यक्ति जो होता है वो आदती हो जाता है। तो औषधि या ड्रग्स ऐसा प्राकृतिक अथवा संश्लेषित रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोगों के निदान, निवारण व उपचार में करते हैं, औषधि या ड्रग्स बोला जाता है। औषधि और ड्रग्स हमारे शरीर में जिन जैव अणुओं पर कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एंजाइम इत्यादि पर क्रिया करता है, उसको ड्रग लक्ष्य बोला जाता है। मेडिसिन और ड्रग्स में अंतर क्या है? तो मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका ड्रग्स का साइड इफेक्ट है। मेडिसिन का व्यक्ति एडिक्ट नहीं होता, आदी नहीं होता, आदती नहीं होता, लेकिन ड्रग्स का व्यक्ति आदती हो जाता है। और इसका उदाहरण पैरासीटामॉल, आप पेनिसिलिन ले सकते हो, ओमिप्रोजोल ले सकते हो, सिट्राजिन ले सकते हैं, और ड्रग्स का अफीम, मॉर्फिन इत्यादि। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम विभिन्न औषधियों के बारे में जानें और उसका उपयोग कहाँ होता है, उसके बारे में हम अध्ययन करें। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतियम। एंटासिड, एंटासिड्स। प्रतियम जिसके नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग आमाशय के अंदर अम्लीयता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाए। ऐसा रासायनिक पदार्थ
जो आमाशय की अम्लीयता को कम कर देता है उसी को एंटासिड बोला जाता है। अम्लीयता है यानी कि कोई हम क्षार प्रयोग करेंगे, इसके लिए आप उदाहरण में डायजीन, ओमिप्रेजोल, आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, प्रतिअम्ल जो आमाशय की अम्लीयता को कम करता। फिर हम दूसरा देखेंगे औषधि प्रतिहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक भी इसको बोला जाता है। ऐसी औषधि जिसका उपयोग औषध आपके एलर्जी के निदान के लिए किया जाता है, प्रतिहिस्टामिन कहलाता है। इसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कि धूल से या धूप से या धुआं से एलर्जी होती है या फूल वगैरह से एलर्जी होती है, या बहुत सारे व्यक्ति हैं आप देखे होंगे जैसे कि दवा अगर खा लेते हैं तो उनके चेहरे पर सूजन हो जाता है, कहीं बदन में खुजली होने लगती है, कहीं दाने निकल आते हैं, कहीं जलन होना शुरू हो जाता है, तो उसका कारण एलर्जी है। और एलर्जी के निवारण के लिए हम प्रतिहिस्टामिन का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत एविल, सिट्राजिन का प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद तीसरी औषधि आती है दर्दनाशक या दर्दनाशक, पेन किलर। दर्दनाशक या पीड़ाहारी होता है, तो दर्दनाशक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग दर्द के निवारण के लिए किया जाए उसको दर्दनाशक बोला जाता है। दर्दनाशक दो प्रकार का होता है, एक होता है निद्राकारी दर्दनाशक और एक होता है अनिद्राकारी दर्दनाशक। निद्राकारी दर्दनाशक, इसमें ऐसा दर्दनाशक जिसके कारण दर्द का तो समापन हो जाएगा और साथ साथ उस व्यक्ति को नींद भी लगेगी, उसको बोला जाएगा निद्राकारी दर्दनाशक। इसका एग्जांपल फिर से अफीम, मॉर्फिन इत्यादि होगा। इसको नार्कोटिक और इसको नॉन नार्कोटिक या एंटी नार्कोटिक भी बोला जाता है, नॉन नार्कोटिक बोला जाता है। अफीम मॉर्फिन है और इसके अंतर्गत पैरासीटामोल, इसमें आप ले सकते हो एस्प्रिन इत्यादि का अध्ययन करें। तो दर्दनाशक, पेन किलर दो प्रकार का, एक नार्कोटिक है और एक नॉन नार्कोटिक है। नार्कोटिक ऐसा दर्दनाशक, ऐसा पेन किलर जो कि दर्द को दूर करने के साथ साथ नींद भी लाता है, उसको बोला जाता है निद्राकारी दर्दनाशक। और ऐसा दर्दनाशक जिसके उपयोग से नींद नहीं आएगी, दर्द समाप्त हो जाएगा, उसको बोला जाएगा अनिद्राकारी दर्दनाशक, नॉन नार्कोटिक। दो पैरासीटामोल और एस्प्रिन। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा जाता है कि निद्राकारी दर्दनाशक का नाम लिखिए और निद्राकारी दर्दनाशक का नाम लिखिए, एंटासिड, दो एंटासिड का नाम लिखिए, या प्रतिहिस्टामिन, दो औषधियों के नाम लिखिए। ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें
अब चौथा हम अध्ययन करेंगे प्रशांतक। प्रशांतक या निस्तब्ध कारक। ट्रंकुलाइजर भी इसको बोलते हैं। प्रशांतक ऐसी औषधि जिसका उपयोग तनाव व छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों के उपचार में करते हैं, उसको प्रशांतक या निस्तब्ध कारक बोला जाता है। प्रशांतक भी दो प्रकार का, एक होगा हिप्नोटिक, और एक होता है नॉन हिप्नोटिक। इसमें हिप्नोटिक और नॉन हिप्नोटिक। हिप्नोटिक किसको बोला जाएगा? हिप्नोटिक ऐसा प्रशांतक जो कि तनाव को दूर करने के साथ साथ नींद भी लाता है, उसको बोला जाता है हिप्नोटिक। इसमें सेकोनल व बोरोन। और ऐसा प्रशांतक जो कि नींद नहीं लाएगा, कि वो तनाव को दूर करेगा, उसको नॉन हिप्नोटिक आपका प्रशांतक बोला जाता है। इसके एग्जांपल में वैलिन उपयोग में लाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब प्रशांतक जो कि व्यक्ति के तनाव व छोटी बड़ी मानसिक बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको प्रशांतक या निस्तब्ध कारक बोला जाएगा। ट्रंकुलाइजर भी बोला जाता है। हिप्नोटिक और नॉन हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक में उसका तनाव दूर करने के साथ साथ उसको नींद भी लाएगा, उसको बोला जाएगा हिप्नोटिक। और जो नींद नहीं लाएगा, केवल तनाव को दूर करेगा, उसको बोला जाएगा नॉन हिप्नोटिक। मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद आता है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। प्रतिरोधी ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के बढ़ाव को रोकने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको प्रतिरोधी बोला जाता है। प्रतिरोधी में डेटॉल है, आप यूज करते हो, डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन आप प्रयोग करते हैं। इसमें फिनॉल का 0.2% विलयन। टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो टिंचर आयोडीन I2 का एल्कोहल में विलयन है। एल्कोहल में विलयन टिंचर आयोडीन अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि टिंचर आयोडीन किसको बोलते हैं। फिनॉल का 0.2% विलयन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो प्रतिरोधी वे रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकने के लिए या उसको नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रतिरोधी। प्रतिरोधी की एक विशेषता कि ये ऊतकों को नष्ट नहीं करता है, ऊतकों को हानि ये नहीं पहुंचाता है प्रतिरोधी। अब इसमें मेरे प्यारे बच्चों आएगा विसंक्रामी। डिसइंफेक्टेंट। विसंक्रामी वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों का नाश करते हैं, इनका उपयोग लेकिन केवल जैसे फर्श वगैरह साफ करना है, नाली की सफाई करनी है, उसमें सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए विसंक्रामी का प्रयोग करते हैं। विसंक्रामी जो होगा वो ऊतकों को नष्ट कर देगा। इन दोनों में अंतर, प्रतिरोधी और विसंक्रामी में।
तो प्रतिरोधी जो है, प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक है, ये ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाता है और विसंक्रामी ऊतकों को हानि पहुंचाता है। इसका एग्जांपल आप देखोगे फिनाल का 1% विलेन, फिनाल का 1% विलेन जो होगा उसको विसंक्रामी बोला जाएगा। इसमें दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिनाल का थोड़ा सा तनु विलेन रहेगा तो उसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में कर सकते हैं। उसका सांद्र विलेन इसके अपेक्षाकृत ये सांद्र है, यहाँ पे 0.2% है, यहाँ पे 1% है, तो इसमें यहाँ पे ये इसकी अपेक्षा ये सांद्र है, तो सांद्र फिनाल का प्रयोग जो होगा वो संक्रामी के रूप में नाली वगैरह या फर्श पर अगर आपके सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसका प्रयोग जो होगा वो ऊतकों की सफाई के लिए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्रतिरोधी जो होगा वो ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाएगा, विसंक्रामी जो होगा वो ऊतकों को हानि पहुंचाएगा। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम पढ़ेंगे प्रतिसूक्ष्म जैविकी। प्रति सूक्ष्म जैविकी, प्रतिसूक्ष्म जैविकी, इसमें एंटी माइक्रोबायल्स है। प्रतिसूक्ष्म जैविक किसको बोला जाएगा? ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को दूर करता है या रोकता है उसको प्रतिसूक्ष्म जैविक या एंटी माइक्रोबायल्स बोला जाता है। एंटी माइक्रोबायल्स इसको बोलते हैं जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकते, इसी को बोला जाता है प्रतिसूक्ष्म जैविकी। इसमें इसके एग्जांपल में आप देखोगे पेनिसिलिन है, इसमें टेट्रासाइक्लिन है, इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन के बारे में आप जानो, पेनिसिलिन इसकी खोज 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इसमें पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था। इसके लिए बाद में चल करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो प्रतिसूक्ष्म जैविकी एंटी माइक्रोबायल्स किसको बोला जाएगा? ऐसी औषधि जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को नष्ट करती हैं, इसी को बोला जाता है प्रतिसूक्ष्म जैविकी। प्रतिसूक्ष्म जैविकी पेनिसिलिन का आप यूज कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हो। पेनिसिलिन का निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक्स 8वां है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ऐसी औषधि जिसका उपयोग बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद इत्यादि के संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद इत्यादि के संक्रमण को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रतिजैविक बोला जाता है। प्रतिजैविक के अंतर्गत भी आप पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हैं। इसमें भी पेनिसिलिन
पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रयोग किया जा सकता है। फिर प्रतिजैविक, प्रतिसूक्ष्म जैविकी जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को दूर करता है और रोकता है, उसको बोला जाता है प्रतिसूक्ष्म जैविकी। और प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और फंगल डिजीज को नष्ट करता है, उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसमें आता है ज्वरनाशी या ज्वर रोधी या एंटीपायरेटिक्स, ज्वर रोधी, ज्वर रोधी। इसमें एंटीपायरेटिक्स, ज्वर रोधी नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसी औषधि, ऐसा रासायनिक पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है, उसी को बोला जाता है ज्वर रोधी। उदाहरण में फिर से आएगा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एस्प्रिन एक्सेट्रा। इसमें पैरासीटामोल पैरा एसिटामिनोफिनॉल है, एक आंतरिक क्रम पर डबल बॉन्ड या आप सर्किल बना दो, NHCO CH3OH, पैरा एसिटामिनो, ये फिनॉल है, पैरा एसिटामिनोफिनॉल को पैरासीटामोल बोला जाता है। एस्पिरिन, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड OCO CH3OH, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन है। कभी कभी इसका आपसे पैरासीटामोल की संरचना भी पूछा जाता है, तो बेंजीन बना करके आप OH जोड़ दोगे तो फिनॉल हो जाएगा। इसके पैरा पोजीशन ऐसे बेंजीन है, तो यहां यदि कोई ग्रुप जेड जुड़ा हुआ है तो ये नीचे वाला पैरा होता है, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है। तो इसमें ये फिनॉल हो गया और पैरा पे एसिटामिडो जुड़ा हुआ है, तो पैरा एसिटामिडो फिनॉल है पैरासीटामोल, और एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल एस्पिरिन है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि एस्पिरिन का प्रयोग हम खाली पेट क्यों नहीं करते हैं। तो एस्पिरिन जो होगा, इसका जब जल अपघटन करा दिया जाएगा तो ये सैलिसिलिक एसिड बना देगा, सैलिसिलिक एसिड COOH, सैलिसिलिक एसिड। ये क्या करेगा, ये आमाशय की दीवारों पर जगह जगह घाव उत्पन्न करेगा, और घाव उत्पन्न करेगा तो उससे बहुत दिनों तक अगर रहेगा तो अल्सर पैदा हो सकता है। तो इसी के कारण से हम एस्पिरिन का प्रयोग कभी भी खाली पेट नहीं करते हैं कि खाली पेट अगर इसका यूज करेंगे तो इसका जल से विक्रिया करके ये सैलिसिलिक एसिड बना देगा। ऐसा आशा करते हैं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। इसमें आपको दैनिक जीवन में, रसायन में, औषधि के क्षेत्र में एंटासिड, प्रतिहिस्टामिन, आपको दर्दनाशक और प्रशांतक जो तनाव वगैरह को कम करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको विसंक्रामी, प्रतिरोधी और विसंक्रामी, आपका प्रतिरोधी जो होगा वो ऊतकों को हानि नहीं पहुंचाएगा, विसंक्रामी हानि पहुंचाएगा। फिर प्रतिसूक्ष्म जैविकी है, प्रतिजैविक है। प्रतिसूक्ष्म जैविकी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को दूर करेगा, और प्रतिजैविक जो होगा वो बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज और फंगल डिजीज को नष्ट करेगा। इसमें पेनिसिलिन और आप टेट्रासाइक्लिन यूज कर सकते हो। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किया था, उसके लिए उनको बाद में चल करके नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आशा करते हैं कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। फिर अगले लेक्चर में हम खाद्य पदार्थ में कैसे यूज करेंगे रसायन का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।